नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है डेली लूशन एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़, उसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और इसके अंदर भी हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो अतिरिक्त तथ्य हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। तो जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वो किस आकार में फैली हुई थी, तो वह उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर के आकार में वो फैली हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो जो हर्षवर्धन था ये अपनी धार्मिक सभाओं को वाराणसी में किया करता था। ठीक है, वाराणसी में नहीं, प्रयाग में किया करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रयाग में किया करता था और ऐसा माना जाता है कि इसी के टाइम से कुंभ मेलों की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने करी थी। तो देखिए, हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन, इसकी हत्या कर दी थी गौड़ नरेश शशांक के द्वारा। इसकी हत्या कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि राज्यवर्धन ने इसके दोस्त देवगुप्त को मारा था। ठीक है, और देवगुप्त को उसने क्यों मारा? क्योंकि देवगुप्त ने उसकी बहन का जो पति था कन्नौज का राजा ग्रहवर्मा, उसकी हत्या कर दी थी। तो आप इसको एक सीरीज में याद रखें। सबसे पहले याद रखें, राज्यश्री थी एक, उसका पति था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा को किसने मारा? देवगुप्त ने। देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मारा और राज्यवर्धन को शशांक ने मारा और बाद में शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ठीक है, ये पूरा क्रम आपको याद करना है। अगला है, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत के अंदर गरम दलिया आंदोलन का जो पिता कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और भारतीय असंतोष का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। इनको भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने इसको कहा था। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने इनके लिए कहा था कि ये भारतीय असंतोष के जनक हैं। इसी के अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि उसी वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने बाद में मानहानि का केस भी ठोका था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। आपको पता है भारत ने ओलंपिक के अंदर हॉकी में कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहली बार कब जीता था ये पूछा जा रहा है। तो पहली बार भारत ने 1928 में जीता था। एम्स्टर्डम में वो ओलंपिक्स खेले गए थे। एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में वो ओलंपिक खेले गए 1928 में, जहां पर भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भारत ने कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीते 1956 तक। 1928 में जीता, 32 में जीता, इसके अलावा 36 में जीता, 40 में तो हुआ नहीं क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 44 में नहीं हुआ, फिर 48 में जीता, 52 में जीता, 56 में जीता। लगातार भारत ने ये जीते। फिर 60 में भारत हारा और फिर 64 में भारत दोबारा से जीता। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने हैं, पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार 1928 में जीता। पूछेगा आज़ादी के बाद पहली बार कब जीता? 1948 में लंदन में जीता। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली बार 1948 और लंदन में। पूछेगा अंतिम बार कब जीता? तो अंतिम बार भारत ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था वो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो कौन सा एक्ट आया था उसके लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था। उस समय संशोधन अधिनियम आया था जिसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको ये छूट दी गई कि वो अपनी जो समिति है उसके निर्णय को अस्वीकार कर सके, लेकिन कुछ विशेष दशाओं में ही। ठीक है, पूरा अधिकार नहीं दिया गया कि वो पूरा मना ही कर सकता है, लेकिन कुछ अगर विशेष परिस्थिति बनती है तो वो मना कर सकता है। यह अधिकार उसे दिया गया 1786 में। ठीक है, अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी ये घोषित किया 1876 में। 1876 में एक अधिनियम आता है जिसे कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम। ठीक है, तो पूछा जाता है शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? 1876 में। ठीक है, और उसमें इसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था या वॉइसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने अगले ही साल 1877 में फिर दिल्ली दरबार का आयोजन किया और इसमें दिल्ली दरबार के आयोजन में उसने उसको ये उपाधि जो घोषित की थी पहले वो वहां पे प्रदान की गई।
बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और ये जो लिखी गई है यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। आपको पता है मुगलों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? वो फारसी थी, लेकिन आपने ध्यान रखना है बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है वो तुर्की में लिखी है। बाद में इसका जो अनुवाद किया फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। तो अगर आपको पूछा जाए बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। लेकिन लिखी किस में गई थी? ये तुर्की में, ठीक है, बाबर के द्वारा। अगला है निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो अभी मनाया गया हाल ही में 1 जुलाई को, हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और आपको ये याद रखना है, ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। मनाया किसके लिए जाता है, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, यानी कि बीसी रॉय। आपने पढ़ा होगा कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्हीं का पूरा नाम है विधान चंद्र रॉय। ये बंगाल के, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और एक ये डॉक्टर भी थे। 1948 से लेकर 1962 तक ये बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। इन्हीं के जन्म दिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 से की गई। तो अगर आपको पूछेगा डॉक्टर डे की शुरुआत कब की गई? 1991 से। अगला है प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहला पर्यावरण दिवस ये मनाया गया था वर्ष 1974 में, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया? 1974 में। घोषणा कब की गई थी इसकी? तो 1972 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित है और इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ जाते हैं, इनकी जो राष्ट्रीय गेम्स है उससे। तो अभी एक वीडियोस के अंदर मैं आपको भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके जो मुख्य राष्ट्रीय खेल हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पर पूछ रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल, सही आंसर है तीरंदाजी, यानी कि जो आर्चरी होती है वो इनका राष्ट्रीय खेल है। जैसे श्रीलंका की बात करें तो उनका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें उनका हॉकी है, बांग्लादेश की बात करें तो उनका कबड्डी है, ठीक है, इसी प्रकार। अगला है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ है एक ललित विस्तार और इसके अंदर कुल यहाँ पे हमारी कितनी लिपियां बताई गई हैं? तो 64 लिपियों के बारे में बताया गया है ललित विस्तार में। और ये क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला है द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा वो है तेलुगु, ऑप्शन बी। अगला है इंडोनेशिया के उस मंदिर का नाम क्या है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं बोरोबुदर जो बौद्ध टेम्पल है, ये बोरोबुदर जो मंदिर है इंडोनेशिया में, वहां पर ये बनाए गए हैं, ठीक है, बोरोबुदर मंदिर में। अगला है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो रथ मंदिर जो है ये कहाँ पर हैं? ये महाबलीपुरम में है। एकाश्म के ये बने हुए हैं, यानी कि एक ही पत्थर से बनाया गया है इन रथों को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? महाबलीपुरम में इसकी राजधानी थी। अगर पर्टिकुलर पूछेगा किस राजा ने करवाया तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजा था जिसने इन रथों का निर्माण यहाँ पे करवाया था। इन रथ मंदिरों की बात करें तो इनकी संख्या है 7 और सबसे छोटा जो यहाँ पे रथ मंदिर है वो है द्रौपदी रथ मंदिर, ठीक है। और एक और चीज़ आपको नरसिंह वर्मन प्रथम से याद रखनी है, इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो पल्लव राजा था इसने चालुक्य जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय उसे पराजित किया था, ठीक है। तो पूछा जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और जब इसने उसको हराया, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, तो इसने उपाधि धारण करी वातापी कोड की, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर कब पहुंची थी? ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। ये इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? जहांगीर के काल को। इसके दरबार में एक प्रमुख चित्रकार रहता था उस्ताद मंसूर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहता था? ये एक चित्रकार था और ये जहांगीर के दरबार में रहता था। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, वो किसके काल को कहते हैं? वो कहते हैं अकबर के शासनकाल को, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अगर हम बात करें जो स्थापत्य कला है उसका कम स्वर्णकाल की अगर हम बात करें तो वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला है किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो भारत भूटान फाउंडेशन इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे सही? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
अगला है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो बिना किसी टैक्स के, बिना किसी पैसे के फ्री में व्यापार करने की जो छूट दी थी अंग्रेजों को, वो दी थी औरंगजेब ने। अगला है, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक संगीत है? तो भटियाली क्या है? एक लोक संगीत है। किस राज्य का है? तो ये पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक संगीत है। ठीक है, तो भटियाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लुसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज का पार्ट नंबर 15 था। और आज हमारे जो क्वेश्चन नंबर हैं उनकी संख्या 300 के पार पहुँच गई है। अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलाएं तो अभी तक हम 500 के ऊपर क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कीजिए, प्रॉपर फॉलो कीजिए। आपका जो जीके है, लुसेंट की जो जीके है आपकी पूरी कवर हो जाएगी अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो 300 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, फैक्ट मिलाकर 500 के करीब कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।